हेलो दोस्तों, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर, जहां पर हम द डांस ऑफ द यूनक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बार एक तरह से देखा जाए तो पोइम का रिव्यू हो जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसके अंदर आज की जो सेशन होगा उसके अंदर ना केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बल्कि इसके अंदर वो क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप लोगों को कहीं और किसी प्रकार की क्वेश्चन सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सारा हम लेवल कवर कर लेंगे, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ऑथर के बारे में, पोइट के बारे में इतना नहीं आता है जितना कि अपने टेक्स्ट के बारे में आता है। तो टेक्स्ट से ही रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो, द डांस ऑफ द यूनक्स हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बताइए, द नेम ऑफ द सीजन डिपिक्टेड इन द डांस ऑफ द यूनक्स। बताओ कौन सा सीजन बताया गया था? समर, ऑटम, स्प्रिंग और विंटर। उसने बोला था इट वॉज हॉट, सो हॉट, दैट मीन्स वेदर जो था वो क्या था? गर्म था। तो यहाँ पर अपना जो आंसर आएगा वो आएगा समर। कौन से सीजन की बात कर रही है? समर की। और ये किस में छपी थी? समर इन कैलकाटा में छपी थी। समर इन कैलकाटा इनका जो 50 पोइम्स का एक कलेक्शन था, समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में प्रकाशित हुआ था, और उसके अंदर ये छपी थी। ओके, आगे देखिए, आगे देखना। व्हाट आर द नेम ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड एट द लास्ट लाइन ऑफ द डांस ऑफ द यूनक्स। बताइए कि जो लास्ट में, पॉइंट के लास्ट में जिन एनिमल्स का नाम लिया गया था वो कौन कौन से थे? रेट्स एंड क्राउज, और लिजर्ड्स एंड माइस, और क्रोज एंड लिजर्ड्स। बताओ लास्ट में कौन आए थे? उसने कहा था ना कि बारिश हुई, बारिश होने पर जो बजाय मिट्टी के गंद आने के वहाँ पर मतलब नेगेटिव स्मेल आई, नेगेटिव वहाँ पर स्मेल आई, और वो नेगेटिव स्मेल थी टांड पर जो इनका मल होता है, इनका छिपकली और चूहों का, उसकी स्मेल आई थी। तो वहाँ पर ये लिजर्ड एंड माइस आएगा, छिपकली और चूहे, आंसर आएगा ये। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेंशन किया गया है इस पोइम के अंदर? देखो, सिम्बल्स आया है, पाइप्स तो जॉन कीट्स की ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्ड में आया है, लायर नहीं है, और बैक पाइपर भी नहीं है। अपन को ये पाइप्स, लायर और ये बैक पाइपर को हटाना है। सिम्बल्स जो है मंजीरा यहाँ पर यूज किए गए थे, और जो बजा रहे थे कौन? यूनक्स बजा रहे थे। What are carved over the faces of the eunuchs? यूनक्स यानी कि जो अजड़े होते हैं, उनके चेहरे के ऊपर क्या बना हुआ था? तो आपको पता है उनके चेहरे के ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे, नेम्स या टैटूज या ऑल। तो उनके चेहरे पर बने हुए थे ग्रीन रंग के टैटूज। ये आपसे पूछा जा सकता है किस कलर के थे वो, तो ये आप ध्यान रखना, ग्रीन टैटूज थे उनके जो चेहरों पर बने हुए थे, जिससे थोड़ा सा उनका अट्रैक्शन बढ़ सके। आगे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, उस पेड़ का नाम बताओ जो मेंशन किया गया है डांस में ऑफ द यूनक्स। तो एक फूल है और उसका नाम है जैस्मीन, और एक पेड़ है गुलमोहर। तो गुलमोहर का यूज किया गया है, ठीक है ना ये पॉपुलर का, ना मार्गोसा का, ना नीम का। गुलमोहर का तो यहाँ पर क्या था? ट्री था। और फ्लावर आपसे पूछे तो जैस्मिन था। अगर फ्लावर आपसे पूछे तो जैस्मिन था, जैस्मिन फ्लावर था, वो ये यूज किया गया था। आगे देखिए, इधर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताओ, उन उपकरणों का नाम बताओ दैट क्रिएट जिंगलिंग साउंड। बताओ, जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, ये किसने बनाया था? बताइए कौन कर रहा था? जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। सिंबल्स कर रहे थे, एंकलेट्स कर रहे थे, टैटूज कर रहे थे, और या पाइप्स कर रहा था? बताइए, याद है पोइम? पोइम का टेक्स्ट कंप्लीटली आपको पढ़ाया गया था, पूरी तरह से आप देख सकते हैं, आपको पोइम का टेक्स्ट बताया गया था। अगर इसके अंदर पीडीएफ है तो पीडीएफ आपको बता देते हैं एक बार के लिए। देखिए, यहां देखेंगे आप पीडीएफ, यह आपको पढ़ा दी गई थी। और यहां देखना, आपने जिंगलिंग जिंगलिंग साउंड देखा होगा। देखिए, सिंबल्स जो थे वो तो रिचली क्लैश कर रहे थे, वो तो टकरा रहे थे। और जो एंकलेट थी, जो पाइजेब थी, वो क्या कर रही थी? जिंगलिंग 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 कर रही थी, राइट? जिंगलिंग 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 कर रही थी। तो आपका आंसर जो आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा? सिंबल्स का तो क्लैश था, और जो जिंगलिंग जिंगलिंग साउंड था वो किनका था? वो था इनके एंकलेट्स का। तो एंकलेट्स इसका आंसर हो जाएगा। सिंबल्स का तो क्लास कौन सा साउंड था? क्लैशिंग।
ठीक है ना, टकरा रहे थे एक दूसरे से, एंकलेट का था जिंगलिंग 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 साउंड, 3 बार बोला था जिंगलिंग को। आगे देखो, हु राइड इन बैकेंट एक्सटेसी, सिंपल है, उसमें आया था कि वो क्या कर रहे थे, राइड कर रहे थे, वो अपने आप को ट्विस्ट कर रहे थे और एक शून्य वहाँ पर आनंद था उनके अंदर। कहने का मतलब वो अपनी अनप्रोडक्टिविटी के प्रति अपनी जो फीमेल सेक्सुअलिटी उनके अंदर ना है और ना मेल सेक्सुअलिटी है, इसमें इस प्रकार का अभाव को वो पा करके वो क्या करते हैं, वो एक शून्य सी आनंद के लिए आनंद में नाचते हैं। तो बताओ कौन नाच रहे थे, पोइटस या यूनक्स या लॉग्स या नन? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा यूनक्स। ये हिजड़े जो थे वो इस तरह से नाच रहे थे। हु सेड, किसने कहा, आई वॉन्टेड टू एम्प्टी माई सेल्फ ऑफ ऑल माई सीक्रेट्स, मैं बस अपने सारे सीक्रेट्स को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मैं अपने सारे रहस्य निकालना चाहती हूँ। कमला दास बड़ी आउट स्पोकन पोइट रही है, वो खुलकर बोलती थी सारी बातों को। वो जो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में बोलती है। वो बोलती है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं के बारे में, वो ओपन सेक्सुअलिटी के बारे में भी खुलकर बोलती है, मतलब खुलकर बोलती है। तो कमला दास ने कहा था ये बात कि भाई मैं अपने सारे सीक्रेट्स जो है एम्प्टी करना चाहती हूँ। द डांस ऑफ द यूनक्स कब लिखी गई थी? मैंने आपको बताया था लिखी गई, अगर आपसे पूछे रिटन पूछे तो रिटन में आपको लगाना है 1963 में, और पब्लिश पूछे तो पब्लिश्ड में आपको लिखना है 1965 में। 2 साल बाद ही प्रकाशित हो गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1963, राइट। अगला आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई साहब कि द डांस ऑफ द यूनक्स कब पब्लिश हुई थी, तो पब्लिकेशन की डेट हमने लिखी थी अभी, तो वो है 1965, राइट। और किसके अंदर पब्लिश हुई थी? समर इन कैलकाटा की सबसे पहली पोइम है ये, 50 पोइम से उसमें से टोटल सबसे पहली पोइम है कौन सी आपकी? द डांस ऑफ द यूनक्स, हिजड़ों का डांस। बताओ वेयर डिड कमला दास सी द डांस ऑफ द यूनक्स? बताओ, जब कलेक्शन का ही पता लग जाएगा आपको, अगर कलेक्शन याद हो तो इसका आंसर देना कोई मुश्किल नहीं है। कहाँ देखा था उसने? तो बॉम्बे में देखा, कलकत्ता में देखा, मद्रास में, बेंगलोर में। तो पोइट्री जो संकलन है उसका कलेक्शन है कौन सा? समर इन कैलकाटा, उसमें ही क्लियर हो जाता है कि उसने ये डांस कैलकाटा में देखा था, राइट। अगला देखिए, द डांस ऑफ द यूनक्स वॉज रिटन अगेंस्ट द बैकग्राउंड। जो डांस ऑफ द यूनक्स था वो एक बैकग्राउंड में लिखा गया था, एक उसके अंदर पृष्ठभूमि थी जो पोइट की थी। उसके जो एक अचानक से कांटेक्ट हुआ था एक आदमी से और उसने उसको हर्ट किया था, तो उसका खुद का रियल लाइफ में जो ऑटोबायोग्राफी थी, माई स्टोरी करके उसने लिखी है। तो उसमें बताया था, इसका जिक्र किया था कि मैंने इस पोइम को 14 साल की उम्र में जब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को किसी आदमी ने क्या किया, हर्ट किया। मैं तो उससे बेहद प्यार करती थी और उसने क्या मुझे हर्ट किया, तो उससे थोड़ी सी इंस्पायर्ड होकर के उसने ये लिखी। हाउ मेनी पोइम्स आर कलेक्टेड इन समर इन कैलकाटा? समर इन कैलकाटा में कितनी पोइम्स कलेक्टेड हैं? तो अभी आपको बताया था कि समर इन कैलकाटा जिसका पब्लिकेशन 1965 में हुआ, उसके अंदर 50 पोइम्स यहाँ पर संकलित हैं। आपसे कोई पूछे कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज द फर्स्ट पोइम ऑफ समर इन कैलकाटा, तो समर इन कैलकाटा की अगर कोई सबसे पहली पोइम पूछता है तो वो आपकी यही है जो अपन के सिलेबस में है, द डांस ऑफ द यूनक्स। आपसे कोई पूछे कि द यूनक्स इन द पोइम बिकेम द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वो किससे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है? कमला दास के सेपरेट डिजायर से, हर मैरिड लाइफ आफ्टर 1999, हर फैमिली लाइफ या हर हस्बैंड्स लाइफ? बताओ, कमला दास ने 14 वर्ष की उम्र में किसी लड़के के साथ प्रेम का इजहार किया और उसका प्रेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसके जो अंदर लव मेकिंग की जो इच्छा थी और वो इच्छाएं क्या हो गई, सप्रेस्ड हो गई, दब गई। उसके आधार पर ही उसने एक क्या होता है कि जिस तरीके से मेरे अंदर इच्छाएं दबी पड़ी है, ठीक वैसे ही उनकी किसकी जो यूनक्स हैं उनकी इच्छाएं भी दबी पड़ी हैं। मतलब वो किसी प्रकार की कंसीविंग नहीं कर सकती, वो महिलाओं की तरह गर्भ धारण नहीं कर सकती, महिलाओं की तरह वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से वो यूनक्स हैं हु आर डिस्क्राइब्ड एज थिन लिम्स इन ड्राई। बताओ किसने डिस्क्राइब किया था? साफ साफ आया था यूनक्स के लिए, ये लाइन आई है, देख लीजिए आप, कि उसमें आया था कि जो इसके थिन जो है हाथ पाँव हैं, देखिए लॉक की तरह लग रहे हैं, लक्कड़ की तरह। ये देखिए कि दे किसके लिए थे? यूनक्स के लिए। यूनक्स बहुत पतले पतले हाथ पाँव थे, ड्राई थे, जैसे लग रहा था आधी लकड़ी जली हुई है उनके पैरों की, या पैर मतलब जले हुए पैरों की तरह लग रहे थे। थोड़ी सी रूखी त्वचा थी, फ्यूनरल प्रायर्स की जैसे ड्रॉट एंड रोटननेस उनके पूरे फिजिक पर फैली पड़ी थी। आगे देखिए, यहाँ पर आपके आंसर आएगा यूनक्स की। किसकी थी? यूनक्स की। सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना। हालांकि मिक्स क्वेश्चन आएंगे जब दिक्कत आती है, बाकी का और कोई दिक्कत नहीं आती, मिक्स क्वेश्चन आने पर ही दिक्कत आती है। चलो देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अगला।
हु आर कंपेयर टू हाफ बर्न्ट लॉक्स, बताओ कौन कंपेयर किया गया है हाफ बर्न्ट लॉक से फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, अब ये भी बताया था किसको, यूनक्स से। आगे देखिए, इन द लास्ट लाइन ऑफ द डांस ऑफ द यूनक्स द पोइटेस, जो लास्ट लाइन होती है पोइटेस में, लाइन भी आपको याद रखना है, वो किसकी यूरिन के बारे में बात करती है, लिजर्ड एंड माइस दोनों के यूरिन के बारे में बात करती है। एक तो फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन आप बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना कि इनकी पहली लाइन क्या है और लास्ट लाइन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज्ड इन द पोइम, तो जो पहली लाइन है आपकी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पहली लाइन है वो है इट्स हॉट सो हॉट, देखो इट वॉज हॉट सो हॉट, ठीक है ना। और जो लास्ट लाइन है इस पोइम की वो है एटिक्स एंड द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस। ये इसको बात बिल्कुल विशेष तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड बना करके याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज्ड इन द पोइम, क्रैकल्ड, थंडर, लाइटनिंग, बताओ वहाँ आया था लास्ट में कि आकाश गरजने लगे, थंडर हुआ था, लाइटनिंग बिजली चमकने लगी, ठीक है, और क्रैकल होने लगा, तो कौन सा वर्ड यूज नहीं हुआ, देखो तीनों वर्ड यूज हुए हैं, एक बार देख लीजिए आप, आपको यहाँ पर प्रॉपर लास्ट में पता लग जाएगा। देखिए देखो कि यहाँ क्रैकल्ड आ गया, यहाँ थंडर आ गया और यहाँ लाइटनिंग आ गई, आ गई ना तीनों की तीनों। अच्छा, इसके बाद में अब अपन करते हैं क्या, आगे की तरफ क्वेश्चंस। ये देखिए यहाँ पर आएगा ऑल आर यूज्ड, सारे यूज्ड हुए हैं, सारे में ओनोमेटोपिया है। आगे देखिए द साउंड ऑफ द ड्रम्स इन द पोइम इज कंपेयर टू द साउंड ऑफ, बताओ जो उनका जो साउंड है ना, जो कह रहे कि वो कुछ तो ड्रम बजा रहे थे और कुछ अपने सॉरी ब्रीस्ट, तो मतलब किससे, अपने कुछ जो यूनक्स थे, कुछ हिजड़े थे, वो तो ड्रम बजा करके लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, और कुछ अपने दुखी ब्रीस्ट, क्यों, क्योंकि ये दूध उत्पन्न नहीं कर सकते जिस तरह से महिलाएं कर सकती हैं, उनके बस ब्रीस्ट महिलाओं की तरह जरूर हैं, लेकिन वो जो है किसी प्रकार के यूज़ के लिए नहीं है, ये ना तो एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना मिल्क क्रिएट कर सकते हैं। आगे व्हाट वाज वर्न बाय द यूनक्स, यूनक्स ने क्या पहन रखा है, स्कार्फ पहन रखा है, वाइड स्कर्ट, वाइड एप्रॉन्स और वाइड ग्राउंड। शुरुआत की लाइंस में ही आ चुका था कि वो वाइड स्कर्ट्स पहने हुई थी, राइट, ना वाइड एप्रॉन्स, ना वाइड गाउन्स, ना ही स्कार्फ। गर्मियों का समय था, स्कार्फ कहाँ से पहन लेंगी। व्हाट इज द कलर ऑफ द टैटूज, बताओ टैटूज का रंग क्या है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है नॉर्मली, तो और इंपॉर्टेंट भी है, तो ग्रीन कलर है इसका, ठीक है ना, ग्रीन आया है टैटूज के रंग। आगे देखिए फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द पोइम बाय कमलादास, कमलादास का सबसे पहला कलेक्शन क्या था, उनका सबसे पहला कलेक्शन ही समर इन कैलकाटा है। कलेक्शन की बात करें तो समर इन कैलकाटा है, ठीक है ना। कलेक्शन की बात करें तो बिसाइड्स इंग्लिश कमलादास राइट्स इन, बताओ इंग्लिश के अलावा कमलादास किस में लिखती थी, कमलादास इंग्लिश में लिखती थी तो कमलादास के नाम से जानी जाती थी, और जब वो किसके नाम से किस में मलयालम में लिखती थी तो माधवी कुट्टी के नाम से जानती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, दिमाग में रख लीजिएगा इसको कि मलयालम और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो लिखती थी। आगे देखो व्हेन डिड हर वॉल्यूम समर इन कैलकाटा वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था, तो समर इन कैलकाटा प्रकाशित हुआ था 1965 में भाई साहब, 1965 में। आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा वर्ड मेंशन किया गया है पोइम में, तो एक ही वर्ड था उसमें, साफ साफ आया था कि कौवा भी साइलेंट था साहब, क्रो भी साइलेंट था, जो क्रो एक नेगेटिव या एक अपशकुन का प्रतीक होता है वो भी साइलेंट था, तो क्रो जाएगा इसका आंसर, एक ही पक्षी था उसके अंदर। कौन सा वर्ड जो रिपीट हुआ है 3 टाइम पर, मैंने आपको बताया था 3 टाइम पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, डांस, डांस तो डांस डांस्ड ऐसे आया था कि जिंगलिंग 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 3 बार एक साथ आया है, जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, और तो नहीं आया, ठीक है ना। आगे देखिए अगला है व्हाट इज द कॉमन थीम ऑफ कमला दास पोइम्स, कमला दास के पोइम्स की कॉमन थीम क्या है, वो ज़्यादातर प्रेम के बारे में लिखती हैं। कमला दास जिस तरह से सोनेट्स लिखे जाते हैं, सोनेट्स की मेजर थीम, कॉमन थीम लव ही है, और इसी तरीके से कमला दास की पोइम्स की भी जो थीम है वो लव है। आगे देखिए सम ऑफ द कमला दास पोइम्स, जो कमला दास की कुछ कविताएं हैं वो अपना डीप अटैचमेंट दिखाती है, किसके साथ, कमला दास का जो डीप अटैचमेंट था, अटैचमेंट उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर से था, उन्हीं से उन्होंने नाम लिया माधवी कुट्टी, ठीक है ना, उसकी दादी माँ के साथ था। मैटरनल ग्रैंड मदर आ जाए चाहे ग्रैंड मदर, आंसर सही कर देना। जब पोइम थी द डांस ऑफ द यूनक्स, वो पहले कब अपीयर हुई थी, तो सिंपल है कि उसमें समर इन कैलकाटा में हुई थी और 1965 में हुई थी, यही आंसर है, सिंपल, बार बार पूछा जाए यही। आगे देखो व्हाट डज द यूनक सिंबलाइज इन द पोइम, यूनक किसका प्रतीक है, यूनक लस्ट ऑफ लव, प्रेम की लालसा का प्रतीक है, स्पिरिचुअलिटी ऑफ लव, प्रेम की धार्मिकता, अनप्रोडक्टिवनेस कि वो अनप्रोडक्टिव है,
वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हैं, यानी कि ये समाज में वो अपरूटेड हैं, इनको कोई समाज में वरीयता नहीं है। दे आर जस्ट लाइक रूटलेस वीड्स, वो खरपतवार की तरह, जैसे किसान खेत में से खरपतवार को काट के पटक देता है, ऐसा लगता है कि समाज ने इनको पूरी तरह से छोड़ दिया है इनकी नियति पर। आगे देखो, द वर्ड यूनक जो है किस फॉर्म में यूज किया गया है? यूनक, यूनक कॉन्ट्रडिक्शन, सिमिली, हाइपरबली या मेटाफर। यूनक किसको दिखाता है? यूनक उन अनप्रोडक्टिविटी को दिखाता है। तो कोई चीज़ किसी को रिप्रेजेंट करती, कंपेयर करते हैं हम, तो मेटाफर होता है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मेटाफर है ना, मेटाफर के रूप में आता है। आगे देखिए, व्हेन डिड यूनक्स डांस, यूनक्स कम टू डांस, कब आते हैं? व्हेन इट वाज हॉट, व्हेन इट वाज कोल्ड, एट द टाइम ऑफ डार्कनेस, व्हेन इट वाज मॉर्निंग। ये आते हैं दोपहर में। व्हेन इट वाज हॉट, जब ये थोड़ी सी गर्मी होती है तब आते हैं। आगे देखो, व्हाट वाज मेड ऑन द क्रीक्स चीक्स ऑफ यूनक्स, यूनक्स के चीक पर क्या बना हुआ है? पहले भी अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो इमेज ऑफ फ्लावर्स, ब्लू पेंटिंग, डार्क मेकअप या फिर ग्रीन टैटूज। तो इनके जो चेहरे हैं उन पर ग्रीन टैटूज बने हुए हैं। आगे देखिए, विच साउंड वाज प्रोड्यूस्ड बाय एंकलेट्स, बताओ एंकलेट्स के द्वारा कौन सी साउंड आ रही थी? एंकलेट्स क्या आ रही थी? जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, यह साउंड आ रहा था। ट्रम्बलिंग, क्लेरियन, विस्लिंग, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। सिंबल्स, जो सिंबल्स थे यूनक के, उसने क्रिएट किया था। क्रैकिंग साउंड, क्लैशिंग साउंड, फ्लूट साउंड, या जॉयफुल नोट्स। क्लैशिंग साउंड आया था, टकराने का साउंड आ रहा था उनमें, सिंबल्स में, वजीरों में। बिच फ्लावर वर बॉर्न बाय द यूनक्स, यूनक्स ने कौन सा फूल पहन रखा था? तो जैस्मिन के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो जैस्मिन जो है उनके, उन्होंने वो जैस्मिन यूज कर रखा था। गुलमोहर तो पेड़ था। सॉन्ग ऑफ द यूनक एक्सप्रेसेस, बताओ जो वो कौन सा गीत गा रहे थे? वो लाफ का, हंसी का, मृत का, खुशी का, मृत होती खुशी, खुशी का, रिवेंज बदले का। उसमें साफ साफ आया था कि उनका सॉन्ग ही मेलानकली था, उनके सॉन्ग में उदासीनता छाई हुई थी। वो अपने जीवन की निरर्थकता पर क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे कि उनका जो लाइफ है बिल्कुल कोई भी काम की नहीं है, निरर्थक है। आगे देखो, विच वर्ड वॉज सीटेड साइलेंटली, कौन सा पक्षी बैठा हुआ था ट्री पर जब डांस चल रहा था यूनक्स का? तो यूनक्स पर जब यूनक का डांस चल रहा था तो क्रो बैठा हुआ था, और बच्चे जो हैं बिल्कुल ही अचरज के साथ उस डांस को देख रहे थे। तो क्रोज बैठे हुए थे वहाँ। वैसे तो एक ही कौवा था जो बैठा हुआ था। वॉट वर द चिल्ड्रन डूइंग, चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? तो चिल्ड्रन वॉचिंग द कन्वर्जन्स ऑफ यूनक्स, प्लेइंग अ पेस्टोरल गेम, डांसिंग विद यूनक्स, सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो, ना तो वो गाना गा रहे थे, ना नाच रहे थे, ना खेल रहे थे, बल्कि जो यूनक्स बार बार घूम रहे थे, उनके जो डांस था, उनकी डांस फीड्स थी, उसके डांस की जो एक्टिविटीज़ थी, उनको देख रहे थे वो, और अचरज हो रहे थे कि ऐसा डांस करते हुए इस तरह के लोगों को पहले कभी नहीं देखा। हाउ डज द फिजिक ऑफ यूनक लुक लाइक, उन जो क्या नाम से हिजड़े हैं, उनका जो क्या है फिजिक, कैसा नज़र आता है? फिजिक की स्पेलिंग PHYSIQUE होगा, खैर कोई नहीं। ड्राई एंड थिन, स्ट्रॉन्ग एंड फैट, वीक एंड एक्टिव, टॉल एंड डार्क। देखो, स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो, मोटे भी नहीं थे, कमज़ोर तो थे लेकिन वो एक्टिव नहीं थे, टॉल थे, डार्क थे नहीं, ये ड्राई एंड थिन थे। उनकी स्किन जो थी बिल्कुल सूखी सी, पतली सी, खुरदरी सी थी, लक्कड़ की तरह लग रही थी। वॉट डिड हैपन एट द कंप्लीशन ऑफ द डांस, क्या हुआ था डांस जब पूरा हो जाने के बाद? थंडर आई, लाइटनिंग आई, अर्थक्वेक आए, भूकंप आ गए। थंडर आई, लाइटनिंग आई, रेन आई, बारिश आ गई। अपीयरिंग ऑफ क्लाउड्स, बादल आए, एंड डिड नॉट रेन, और बरसे नहीं। स्टॉर्म, लाइटनिंग, रेन, बताओ क्या हुआ था? अब बादलों की बात ही नहीं आई, तूफान की बात नहीं आई, बादल गरजे, बिजली चमकी और थोड़ी सी बारिश हुई, ठीक है ना। ऐसे नहीं हुआ कि बादल आए लेकिन बारिश नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पॉइंट में जैसी लाइन आई है ठीक वैसे ही बताना पड़ेगा। व्हाट डज द रेन कल्टिवेट, रेन किस में कल्टिवेट हो गई? साइट ऑफ ग्रीनरी, स्मेल ऑफ डस्ट, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, प्रॉब्लम फॉर मैन। मतलब रेन आ गई स्मेल ऑफ डस्ट में, मतलब रेन कन्वर्ट हो गई स्मेल ऑफ डस्ट के अंदर। द थीम ऑफ द सॉन्ग संग बाई यूनक वॉज, बताओ क्या थीम थी उसकी? डाइंग लवर्स, मरते हुए प्रेमी, होम कमिंग वॉरियर्स, आने वाले योद्धा या लौटने वाले योद्धा, पिक्चर ऑफ नेचर, नहीं, ये तीनों ही नहीं थी, सीधा है डाइंग लवर्स और द चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और वो बच्चों के बारे में आ रही जो अभी पैदा ही नहीं हुए या उनको घर में ही मार दिया गया। वॉचिंग दीज पुअर क्रिएचर्स, इन पुअर क्रिएचर्स को देख करके, जिनके लिए द वर्ड क्रिएचर यूज किया गया है, वो कौन है? तो बताओ पुअर क्रिएचर कौन थे यहाँ? यूनक्स यूनक्स थे, जो बेचारे क्रिएचर है, वो पुरुष भी नहीं महिला भी नहीं, वे बड़े परेशान है। तो बताओ द फ्रिज कौन सा? फियरी, गुलमोहर, कन्वेज, क्या इफेक्ट बताता है?
कि गुलमोहर किस चीज़ को दिखाता है, इफेक्ट ऑफ हीट, गर्मी के प्रभाव को, द मेकअप ऑफ यूनक्स, यूनक्स के मेकअप को, कंडीशन ऑफ यूनक, यूनक की कंडीशन को, सॉर ऑफ यूनक, यूनक के दुख को। यहाँ पर दिखा रहा था इफेक्ट ऑफ हीट कि गर्मी का प्रभाव कितना ज़्यादा था कि जो गुलमोहर का पेड़ था वो भी देख रहा था। तो द लास्ट पार्ट ऑफ द पोइम इज रिलेटेड टू, पोइम का लास्ट पार्ट किससे रिलेटेड है, सॉरो से, एंड रेचनेस ऑफ यूनक्स, पिक्चर ऑफ नेचर, पोइटनेस ओन लाइफ, या डांस ऑफ यूनक्स। बताओ, देखो पोइटेस की ओन लाइफ तो सब में ही आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको आएगा सॉरो एंड रेचनेस ऑफ यूनक्स, कि वो दुख दिखा रही थी अपना और अपनी निरर्थकता बता रहे थे यूनक्स कि भैया हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। द फ्रेज राइज्ड इन वैकेंट एक्सटेसी सिंबलाइजेज, कि जो फ्रेज है कि वो वो ऐट रहे थे, मुड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे अपने आप को, या फिर अपनी डांस कर रहे थे वो वैकेंट एक्सटेसी के साथ, तो यूनक्स के दुख को दिखाता है। बैरनेस ऑफ द नेचर, प्रकृति की अनुत्पादकता को दिखाता है, या बैरनेस ऑफ यूनक्स, यूनक्स की बैरनेस को दिखाता है, केवल इसके लिए आया है, प्रकृति का वहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। और दूसरी बात, कमला दास प्रकृति पॉइंट ही नहीं है, नेचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखती, वो सिर्फ महिलाओं के बारे में, खुद के बारे में लिखती है। विच टाइप ऑफ इमोशन इज प्रेजेंटेड बाय यूनक, यूनक किस तरह का इमोशन दिखाते हैं, गुस्सा, हैप्पीनेस, मेलानकली, या उत्सुकता, सॉरी उत्सुकता, ईगर, एंगर नहीं है, मेलानकली दिखाती है, वो उदासीनता है, वो सैड है। अगला है वॉट वॉज नॉट ए पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है, ऑफ द अटायर, अटायर का, ऑफ द यूनक्स, जो यूनक्स ने जो अटायर पहन रखा, अटायर मानी पोशाक, तो उसमें से कौन से पोशाक इन्होंने नहीं पहन रखी है, वाइट स्कर्ट्स पहन रखे हैं, हैवी सिल्वर ज्वेलरी पहन रखी है, जिंगलिंग एंकलेट्स पहन रखे हैं, या ग्रीन टैटूज ऑन द चीक्स, बोलो टैटूज तो है ना चीक पर, पाजेब भी पहन रखे हैं जिंगलिंग करने वाले, वाइट स्कर्ट्स भी पहन रखी है, लेकिन उसने ज्वेलरी नहीं पहन रखी है। तो ये अपन की आई हुई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। दो हालांकि जो डांस था यूनक्स का इन कमला दास की पोइम में बाय द सेम नेम वॉज लाउड एंड फ्रेंजिड, दियर सॉन्ग वर, बताओ उनके जो सॉन्ग थे वो कैसे थे, मनोरम एंड सूदिंग, आरामदायक थे, धार्मिक और पीसफुल थे, सैड एंड मेलानकली थे। यही था, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, कैसे ही पूछ लो इनको। डेस्पाइट द विजुअल रिचनेस, दर्शनीय परिपक्वता के बावजूद, ऑफ द डांस, ऑफ द पॉइंट डांस ऑफ द यूनक्स, कमला दास क्रिएट करती है एक एटमॉस्फेयर ऑफ, किसका एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर, ग्लूम एंड डिप्रेशन का, ओवर पावरिंग हिलैरिटी का, जॉय एंड प्लेजेंटनेस का, लाइट ग्लैडनेस का। आप सब जानते हैं कि ना तो उसके अंदर आनंद था, हिलैरिटी होती है आनंद, ना जॉय खुशी थी, और ना ही लाइट ग्लैडनेस थी, हल्की हल्की खुशी, बल्कि उसके अंदर ग्लूम एंड डिप्रेशन था। अगला देखिए कि वेयर वर द यूनक्स डांसिंग इन कमला दास पोइम, बताओ कमला दास की पोइम में ये कहाँ डांस कर रही थी, अमिड द फ्यूनरल पायर, चिताओं के बीच में, अंडर द फियरी गुलमोहर, देखते हुए गुलमोहर के नीचे, गार्डन में, या फिर रिवर साइड में। बताओ कहाँ कर रही थी। आप कहेंगे कि सर वो गुलमोहर ट्री के बारे में आया था, फायर जो फ्यूनरल पायर है उनकी लकड़ी की तरह तो उनके हाथ पाँव थे। आगे आपसे पूछेगा व्हाट डज द इम्पैशन्ड डांसिंग ऑफ द यूनक्स रिफ्लेक्ट इन द पोइम, बताओ किस तरह का डांस है उनका, दियर इनर एम्प्टीनेस एंड मेलानकली, उनका अंदर का खालीपन और उनकी मेलानकली को दिखाता है, उनके जोश और उनके गश्तों को दिखाता है, उनकी अनक्वेंचिंग जील और एंथुजियाज्म को दिखाता है, और हैप्पीएस्ट और कंटेंटमेंट को दिखाता है। ना तो उनकी आनंद और संतुष्टि को दिखाएगा, ना उनके अंदर जो जोश और जो ऊर्जा है उसको दिखाएगा, ना फरवर भी उमंग और जोश ही होता है, बल्कि उनके अंदर की खालीपन और मेलानकली को दिखाता है कि वो किसी भी काम के नहीं है। आगे देखिए, द राइजिंग ऑफ यूनक्स इन वैकेंट एक्सटेसी इन द डांस ऑफ द यूनक्स अलूड्स टू, मतलब किस चीज़ को दिखाती है कि वो जीवन में कंटेंट है, संतुष्ट है, इमोशनल ब्लैंकनेस है, फिजिकल एजिलिटी है, फिजिकल एजिलिटी मतलब शारीरिक फुर्ती, जील एंड एंथुजियाज्म, ना तो जोश और उत्साह भरा होता, ना शारीरिक फुर्ती, और ना संतुष्ट है वो जीवन से, बल्कि वो तो इमोशनल ब्लैंकनेस को दिखाती है। आगे देखो, कमला दास इन हर पोइम डांस ऑफ द यूनक्स में सेटअप करती है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, किस किस के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है, हरियाली और डिलज के बीच में, एक्सटेसी और स्टेरिलिटी के बीच में, मिर्थ एंड ग्ली के बीच में, हीट और डस्ट के बीच में। बताओ इसमें हरियाली की कोई बात नहीं होती और बाढ़ों की भी बात नहीं होती, डिलज होती बाढ़, ना तो हरियाली और बाढ़ की बात करती है, ना खुशी और आनंद की बात करती है, ना हीट और डस्ट की, बल्कि वो आनंद, एक तरफ दुनिया आनंद में है और दूसरी स्टेरिल है, बंजर है। What did the eunuchs not sing? यूनक्स क्या नहीं गाते, लवर्स डाइंग के बारे में गाते हैं,
चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न के बारे में गाते हैं, मेलनकॉलिक थीम गाते हैं, या बिटर टाइम्स टू कम कि बिटर टाइम नहीं आएगा ये गाते हैं। बिटर टाइम के बारे में कहते हैं कि बिटर टाइम के बारे में कोई बात नहीं करते वो लोग, वो उदासीनता से भरी हुई गीत गाते हैं और उन बच्चों के बारे में गाते हैं जो लेफ्ट रह गए, अनबॉर्न और लवर्स डाइंग। बस इस तरीके से ये करीबन आपकी थोड़ी सी देर की क्लास थी और आप इस तरीके से MCQs कंप्लीट हो गए। लगभग 57 आपने क्वेश्चंस किए, इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।